मोस्टली लोगों के चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट है जो कि कॉमन डाउट है। जैसे कि अगर चेक बाउंस केस में अगर सज़ा हो जाती है और उस सज़ा को अगर काट लिया जाता है तो क्या फिर उस चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग हमें पेमेंट देनी पड़ेगी या फिर नहीं, या फिर इसके अलावा कि चेक बाउंस अगर हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद अपराधी के खिलाफ कितने केस चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब और ये भी जानेंगे कि ये जो सवाल है इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूवल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी एक पर्सन जो है वो ये कहता है कि मुझे अगर चेक बाउंस के केस में सजा भी हो गई तो भी मैं पैसे नहीं दूंगा और मेरी जो सजा काटने के बाद जो है मुझे कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो इसका जवाब क्या है। या फिर अगर कोई भी पर्सन ये सोचता है कि मैं सजा काट लूंगा और मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो इसका आंसर ये है कि अगर कोई भी पर्सन चेक बाउंस के केस में अगर उसको सजा सुना दी गई है तो सजा काटने के बाद भी उसके खिलाफ जो है पैसे की देनदारी रहेगी और उसके खिलाफ जो है पैसे की लायबिलिटी बनी रहेगी। तो चेक बाउंस के केस में जो है यहाँ पर दोनों प्रसाद इकट्ठे ही मिलते हैं, सजा भी मिलेगी और साथ में पेमेंट भी देनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि चेक बाउंस होना अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है, ये एक क्रिमिनल लायबिलिटी है। इसमें यह नहीं है कि ये जो केस डाला गया है वो पैसे की रिकवरी के लिए डाला गया है, बल्कि ये जो केस डाला गया है वो चेक बाउंस होने के बाद जो लीगल नोटिस दिया था और लीगल नोटिस पर पेमेंट नहीं दी है तो वहाँ से चेक बाउंस का जो ऑफेंस है वो क्रिएट हो गया है और उसके रिगार्डिंग ये पुनिशमेंट है और साथ में अलग से कंपनसेशन लगाया जाता है। नहीं तो अगर ऐसा होता कि कोई भी पर्सन अगर चेक बाउंस केस में सजा काट लेता और उसके बाद अगर उसको पेमेंट नहीं देनी पड़ती तो मोस्टली लोग यही करते कि कोई भी किसी से भी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की या फिर 5 करोड़ की ठगी मारने के बाद उसको चेक दे देते और चेक बाउंस होने के बाद चेक बाउंस का केस फेस करते और 2 साल में अपनी सजा को काट के बाहर आ जाते और सिर्फ 2 साल में उनकी जो 2 करोड़ की या फिर 5 करोड़ की ठगी है वो लग जाती, क्योंकि उनको पता है कि मोस्टली लोग जो है वो 2 साल के अंदर 2 करोड़ या 5 करोड़ नहीं कमा पाते, तो इसलिए वो इस तरीके से ठगी करके और चेक में 2 साल की सजा काटने के बाद इस अमाउंट से बच जाते। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस सवाल का तो जवाब मिल गया होगा कि चेक बाउंस केस में अगर सजा काट ली जाती है तो क्या पेमेंट देनी पड़ेगी या फिर नहीं। तो अब हम नेक्स्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं कि चेक बाउंस केस में जो कंप्लेनेंट है वो अपराधी के खिलाफ कितने केस डाल सकता है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो मैं आपको 1 बाय 1 दे देता हूं कि अगर कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो दूसरे पर्सन को चेक देता है, अब वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद जो है कंप्लेनेंट एक्यूज को एक लीगल नोटिस निकालता है और लीगल नोटिस पर 15 दिन के अंदर अंदर अपराधी पेमेंट नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में एक जो ऑफेंस बनता है वो बन जाता है चेक बाउंस का केस एक्यूज के खिलाफ। तो सबसे पहला जो केस है वो कंप्लेनेंट एक्यूज के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की कि अगर कंप्लेनेंट ने अपराधी के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दिया है। अब चेक बाउंस के केस में मैजिस्ट्रेट ने अपराधी को नोटिस दिया, नोटिस पर जो है अपराधी नहीं आता, उसके खिलाफ जो समन इशू हो गए, समन के बाद जो है बेलेबल वारंट इशू हुए हैं, बेलेबल वारंट पर भी अपराधी नहीं आता, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, उसके बाद प्रोक्लामेशन प्रोसीडिंग्स इशू होती हैं और उसके बाद अपराधी को प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट के पास एक और राइट क्रिएट हो जाता है कि वो मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे अंडर सेक्शन 174A IPC, जिसको अब 209 BNS कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन दे कि अपराधी जो है प्रोक्लेम्ड पर्सन होने के बाद भी आज नहीं आया है तो उसके खिलाफ एक अलग से सेपरेट FIR की जाए। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उसकी एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर देता है पुलिस स्टेशन को, SHO को, कि इस अपराधी के खिलाफ जो है वो 174A IPC जो कि अब 209 BNS बन गया है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए। तो दूसरा केस जो है कंप्लेनेंट ये शुरू करवा सकता है अपराधी के खिलाफ। और जो थर्ड केस है जो कंप्लेनेंट अपराधी के खिलाफ डाल सकता है वो है रिकवरी सूट, जो कि एक सिविल केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चेक बाउंस का केस जो है वो कोई भी रिकवरी केस नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कंप्लेनेंट जो है अपराधी से अपने अमाउंट की रिकवरी करना चाहता है तो उसको एक सिविल केस डालना पड़ता है जिसको रिकवरी सूट बोला जाता है। और इसमें अगर जो कंप्लेनेंट है
जिसको सिविल केस में प्लेंटिफ बोला जाता है और एक्यूज्ड को डिफेंडेंट बोला जाता है, तो यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए की प्लेंटिफ रिकवरी करना चाहता है तो उसको अप्रोक्सीमेटली 3,000 से लेके 5,000 के बीच में स्टाम्प ड्यूटी भी, स्टाम्प फीस भी पे करनी होती है, जो कि स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकती है। तो ये है वो तीसरा केस जो कि कंप्लेनेंट अपराधी के खिलाफ डाल सकता है अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए। और नेक्स्ट और फोर्थ केस जो है जो कि कंप्लेनेंट अपराधी के खिलाफ डाल सकता है वो है 420 ऑफ आईपीसी, जिसको चीटिंग बोला जाता है और जिसको अब 318 बीएनएस कर दिया गया है कि अगर कोई भी अपराधी जो है वो कंप्लेनेंट को रॉन्ग इंटेंशन से, मेलाफाइडी इंटेंशन से अगर चेक देता है कि मैं उसको चीट करूंगा, तो उस सिचुएशन में कंप्लेनेंट जो है अपराधी के खिलाफ 420 जिसको अब 318 बीएनएस कर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है केस रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन हालांकि जो पुलिस है वो इस पे बहुत ही कम एक्शन लेती है, तो कंप्लेंट जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट डाल के भी अपराधी के खिलाफ ये एफआईआर करवा सकता है। तो ये है वो फोर्थ केस जो कि कंप्लेनेंट अपराधी के खिलाफ डाल सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि कंप्लेनेंट जो है वो अपराधी के खिलाफ कितने केस डाल सकता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।